पाकिस्तान पोषित आतंकियों ने पहलगाम पर हमला किया। कहा जा रहा है कि उसने धर्म पूछा और धर्म पूछकर हमला किया। उसके बाद छत्तीसगढ़ बीजेपी के हैंडल से एक ट्वीट हुआ कि धर्म पूछा जाति नहीं, याद रखे जाएंगे। इस ट्वीट के मायने क्या है, किस पर यह हमला है, और आज मैं बताऊंगा आपको कि इस देश में जाति सबसे बड़ा आतंकवाद है या आतंकी हमले में सबसे ज़्यादा लोग मारे जाते हैं। मेरी नज़र में मैं अपनी राय कह दूं, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर या आतंकवाद के नाम पर किसी के नाम पर किसी की हत्या होती है तो वो अपराध है, आतंकवाद है। चाहे भाषा के नाम पर हत्या हो या मारपीट हो, चाहे क्षेत्र के नाम पर। वो कौन लोग हैं जो महाराष्ट्र में बिहार के लोगों को, गुजरात में बिहार यूपी के लोगों को, हिंदी पट्टी के लोगों को अपने अपने राज्यों में मारते हैं और राजनीति करते हैं? क्या ये आतंकवाद नहीं है? बिहार देश में एनसीआरबी के आंकड़े हैं, लगभग 50,000 जाति के नाम पर शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के साथ अत्याचार होता है, एससी एसटी के साथ। उसमें रेप है, मारपीट है, सप्ताह में 3 हत्याएं होती हैं। सोचिए 365 दिन, 12 महीने, देश के हर राज्य में सबसे ज्यादा शेड्यूल कास्ट के लोग की हत्या होती है जाति के नाम पर। यह मनुवादी जातिवादी मीडिया जो पहले से घोर जातिवादी है, अब सांप्रदायिक भी हो गई है, इस तरह के हत्यारों को दबंग कहती है। क्यों? यह जान लेना आतंकवाद नहीं है, हत्या नहीं है, मर्डर नहीं है। क्षेत्र के नाम पर किसी को मारना। और मैं बता रहा हूं आतंकवाद और जाति वाला आतंकवाद में कितना फर्क है और कौन कितना खतरनाक है, ये आप तय कीजिए। मेरे लिए किसी को भी जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर या लिंग के आधार पर मारना, महिलाओं की हत्या होती है क्योंकि उनको कमजोर समझा जाता है, क्षेत्र के नाम पर हत्याएं होती हैं, ये आतंकवाद नहीं, महाआतंकवाद है मेरी नजर में। और सब एक ही तरह के अपराधी हैं। मैं अपना क्लियर कर चुका हूं, आप लोग बताइए। अब बताइए कि इस देश में 50,000 से ज्यादा हर साल केस दर्ज होता है जाति के नाम पर आतंक का। उसमें सिर्फ हत्याएं नहीं होती है, रेप होता है, मारपीट होती है, इंटरव्यू में नंबर नहीं दिए जाते हैं, नौकरियों में उनके साथ बदसलूकी होती है, चाहे वो एसपी हो जाए, डीएम हो जाए, कलेक्टर हो जाए, चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक। और जाति के नाम पर भेदभाव कितना गहरा है इस देश में, वो समझिए। ये देश गुलाम होता रहा इसीलिए क्योंकि जाति के नाम पर जब से भेदभाव शुरू हुआ। वो बता दूं कैसे? जब तक इस देश में बुद्धमय देश था, जब तक बुद्ध के विचार थे, जब तक जातियां नहीं बनाई गई थी, सम्राट अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, घनानंद जैसे तमाम राजा हुए, और भी बहुत सारे बड़े राजाओं के मैंने नाम बताए, शिवाजी महाराज हुए जो पूरी तरह से जातिवाद और सांप्रदायिकता के खिलाफ थे, महाराणा प्रताप पूरी तरह से जातिवाद और सांप्रदायिकता के खिलाफ थे। इसके उस समय तक ये देश ठीक चल रहा था। लेकिन जैसे ही जातिवाद बनाया गया, ये जो आज मुगलों के नाम पर जो राजनीति करते हैं, उनसे पूछिए कि 500, 1000, 2000 घोड़ा लेकर कोई देश पर कैसे कब्जा कर लेता था। क्योंकि इन जातिवादी मनुवादियों ने एक जाति बनाई थी जिसका काम था पढ़ना लिखना। एक मुट्ठी भर लोग थे जो राज करेंगे, मुट्ठी भर लोग थे जो व्यापार करेंगे, और 90% लोग जो मेहनत कश लोग थे, जो चमड़े का काम, लोहे का काम, खेती किसानी, मवेशी, तीर धनुष बनाते थे, हर काम जो करते थे, उनको कहा कि नहीं, ये तो शूद्र और अछूत हैं, इनको नहीं लड़ना है। अब सोचिए, जो लोहे का काम करेगा, जो लकड़ी का काम करेगा, जो मिट्टी का काम करेगा, जो खेती करेगा, किसान, शरीर किसका मजबूत होगा? आप बताइए, शरीर किसका मजबूत रहेगा? युद्ध में किसको मौका मिलना चाहिए था? उसी को बाबा साहब ने एससी एसटी ओबीसी कहा है, जो दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक थे, उन सबको कहा कि ये तो लड़ेंगे ही नहीं। और तभी से देश गुलाम होना शुरू हो गया, मुगल तक आ गए। उसके बाद सोचिए, अंग्रेजों के समय में कुछ बराबरी आई, पढ़ाई लिखाई का केंद्र बना, सब लोगों को समझ में आई
और सब लोगों ने आज़ादी के लड़ाई में लड़ना शुरू किया, तब देश आज़ाद हुआ। उसके बाद देश फिर से थोड़ा बेहतर बनना शुरू हुआ था संविधान की वजह से, लेकिन इन जातिवादी मनुवादियों ने इस देश को कमज़ोर करना शुरू कर दिया। आज भी इस देश के 90% लोग जुडिशियल सिस्टम के हिस्सा नहीं बन पाए हैं पूरी तरह से। आज भी इस देश के 90% लोग जातिवाद की वजह से कॉलेज यूनिवर्सिटी नहीं जा पा रहे हैं। आज भी इस देश के 90% लोग जातिवाद की वजह से पढ़ाई लिखाई, स्कूल, अस्पताल, दवाई से पीछे छूट गए हैं। आज भी इस देश के 90% लोग क्या गांव, क्या शहर, क्या जमीन, क्या संपत्ति, क्या व्यापार, क्या बिजनेस में उनकी भागीदारी नहीं है, और जो अपनी मेहनत से और बाबा साहब के संविधान के दम पर चले भी जाते हैं, उनका जातिवाद पीछा करता है। अब जातिवाद सिर्फ मूंछ रखने पर नहीं मारता है, पानी पीने पर नहीं मारता है, अब जातिवाद घोड़ी चढ़ने पर नहीं रोकता है। अब जातिवाद और महीन हो गया और इस देश को कमजोर कर रहा है। अब जातिवाद नासा की तरह जो इसरो है वहां बेईमानी करता है, वहां इस देश के 90% SC ST OBC किसान अल्पसंख्यकों को जाने नहीं देता है। अब जातिवाद एटॉमिक रिसर्च में भेदभाव करता है। अब जातिवाद IIT में भेदभाव करता है, इंजीनियर नहीं बनने दे रहा है, वही मुट्ठी भर लोगों की एंट्री है। अब जातिवाद यूनिवर्सिटी में तमाम इस देश के शोषित वंचित समाज जिनके पास मेहनत कश लोग हैं उनको पढ़ने नहीं दे रहा है। अब जातिवाद इस देश में चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक की नौकरियों में जो मेहनत से लोग काम करने वाले उनको जाने नहीं दे रहा है। आप सोचिए, स्टेट बैंक में रिजर्वेशन ने कितना अच्छा काम करता था, LIC कितनी अच्छी कंपनियां थी, सरकारी अस्पताल, एम्स, कहाँ इलाज होता है प्रधानमंत्री राष्ट्रपति जब बड़े बड़े लोग बीमार पड़ते हैं। RML एम्स जैसे अस्पताल, कितने लोग प्राइवेट में जाना चाहेंगे। इस देश में लॉकडाउन में किसने सेवा किया देश का। मैं फिर कह रहा हूं, जानबूझकर, आज लिखा है रत्नाकर साहब ने कि जानबूझकर मनुवादियों ने सरकारी स्कूल, सरकारी अस्पताल को बर्बाद किया। आज प्राइवेट स्कूल में पढ़िए तो IIT IIM में दाखिला होगा, और सरकारी स्कूल में शुरू में पढ़िए तो बाद में भीख मांगेंगे। जानबूझकर सरकारी स्कूल को इसलिए बर्बाद किया गया क्योंकि सरकारी स्कूल में सब अब स्कूल जाने लगे, 90% 100 लोग, तो अब सबके बच्चे IIT IIM में जाएंगे, UPSC करेंगे, तो इसलिए सरकारी स्कूल को बर्बाद कर दो। और सरकारी स्कूल को बर्बाद करके प्राइवेट स्कूल लाया गया। अब वहाँ मुट्ठी भर लोग बच्चे पढ़ेंगे और वही IIT IIM UPSC करेंगे और सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जाएंगे। और कुछ लोग जो अपने मेहनत के दम पर, अथक मेहनत, उनके पास कोई चारा नहीं होता है, उसके बाद भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में चले जाते हैं तो रोहित वेमुला हो जाता है। मेडिकल कॉलेज में दाखिला हो गया, IIT IIM में चले गए तो वहाँ ड्रॉप आउट करवाया जाता है, उनको गाली गलौज की जाती है, जाति के नाम पर उनका शोषण होता है। तो जाति के नाम पर रेप, जाति के नाम पर कॉलेज, यूनिवर्सिटी, मीडिया, जुडिशियरी, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस, स्पोर्ट्स, सिनेमा। अरे जाति की दर्द नहीं होता तो फूले का विरोध नहीं होता। जब जातिवाद खत्म हो गया और जब तुम अच्छे हो तो किसी के कहने भर से खराब हो जाओगे। गंगा जल में यादव को गुंडा का किसी ने विरोध नहीं किया। आज तक इस देश में क्षत्रिय समाज का फिल्मों में विलेन दिखाया गया, उसका कोई विरोध नहीं करता था। कहानी थी, एक फिल्म आने से इतना पेट में दर्द हो रहा है। और सोचिए, ये जातिवादी मनुवादी का जो अभेद किला है मीडिया, वो जातीय हिंसा को कहता है दबंग। इसको आतंकवाद नहीं कहना चाहिए। अरे किसी को एक गोली से मार देना और किसी को जीवन भर प्रताड़ित करना, कौन ज्यादा खतरनाक है। मैं फिर कह रहा हूं, जातिवाद इस देश को कमजोर कर चुका है, कमजोर करता रहा है। और संविधान लागू होने के बाद जातिवाद से कुछ उभरा गया था, अब उसमें सांप्रदायिकता को भी ऐड कर दिया गया। पहले जाति के नाम पर जो ये नफरत गैंग था, अत्याचारी गैंग था, वही अब सांप्रदायिक भी हो गया है, क्योंकि अब उसका काम नहीं चल रहा है और सब कुछ सत्ता के लिए किया जा रहा है। जातियां क्यों बनाई गई थी? इन जातिवादी मनुवादी की एक पहचान है, ये अपना वेश बदलते रहते हैं, अपना चोला केचुए की तरह बदलते रहते हैं। ये गिरगिट से भी होशियार हैं, ये सब सत्ता के लिए करते हैं। इन्होंने जातियां बनाई थी कि हम सत्ता पर कायम रहे, बाकी लोगों को रेस से बाहर रखें। और जब लोकतंत्र आ गया तब था कि जाति के नाम पर पढ़ना लिखना। जब लोकतंत्र आ गया, सबको बराबर का अधिकार मिल गया, और जिनके साथ जाति के आधार पर भेदभाव हुआ था उनको थोड़ा ज़्यादा अधिकार मिल गया कि इनकी गरीबी दूर की जाए, इनको शिक्षा में लाया जाए।
जैसे आपने अपने भाई का पैर तोड़ दिया मार के, तो उसको व्हीलचेयर देंगे ना, ताकि वो जीवन में जी सके। तो इन जातिवादियों ने जब देखा संविधान लागू हो गया, अब जाति के नाम पर वोट में हमारी संख्या कम हो गई, और जिनको जाति के नाम पर शोषण किया गया, SC ST OBC किसान अल्पसंख्यक, उनकी संख्या ज्यादा है, तब इन लोगों ने सांप्रदायिकता शुरू कर दिया। तब धर्म के नाम पर एकजुट कर दिया कि हमको वोट दो और बाकी को छोड़ दो। और तब इनको सांप्रदायिकता याद आया, कभी ईसाई, कभी सिख, कभी ईसाई, कभी मुसलमान, कभी बुद्धिस्ट निशाने पर आए। ये सब कुछ सत्ता के लिए करते हैं, सत्ता के सगे और किसी के नहीं। ये जातिवादी मनुवादियों का कोई देश नहीं है, कोई प्रेम नहीं है, सत्ता के लोभी लोग हैं, और सत्ता कैसे मिले बस ये चाहते हैं। आप बताइए जातिवाद कितना खतरनाक है कि वो वोट देने के लिए ये देखता है कि मेरे जाति का कौन है और मेरा फायदा कहां होगा। अखिलेश यादव, मायावती जी, लालू यादव, हेमंत सोरेन, शिबू सोरेन, तमाम बहुजन नेता जो हिंदू ही हैं, क्या ये लोग जाति, ये टीवी अखबार वाला क्या कहना चाहता है कि आतंकवादी अब जाति देख के भी मारे? ये तो तुम जाति देख के तो तुम मार रहे हो 1000 साल से लोगों को, और एक दो नहीं 50,000 से ज्यादा हत्याएं होती हैं। कौन सा आतंकी घटना है जिसमें 50,000 से ज्यादा हत्याएं होती हैं? जाति के नाम पर 50,000 से ज्यादा हत्याएं होती है देश में, रोज हत्याएं होती है, 365 दिन हत्याएं होती है देश भर में। तो जातिवाद सबसे खतरनाक है, और इससे लड़ने का रास्ता संविधान है, कलम का रास्ता है, पढ़ाई लिखाई, स्कूल, अस्पताल, दवाई का रास्ता है। तो आप लोग बताइए कि मेरे लिए हर तरह का हिंसा खतरनाक है, लेकिन जातिवादी मनुवादियों के लिए बाहरी हमला आतंकवाद है, और घर में जाति के नाम पर मारना आशीर्वाद है। बाहर से जो हमला करे वो आतंकी, और जो घर में जाति धर्म भेदभाव के नाम पर मारे, शोषण करे, वो दबंग है। अच्छा हुआ ये बहस शुरू हुई है, और ये बहस चलती रहनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।